किसके जैसा? हाँ वही है ये। अब कह रहा है टॉपिक इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग ऑफ गुड्स। अब जब आप रीड करके आओगे तभी हम वो पुराने टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पेरिशिंग ऑफ गुड्स, इसमें दो पॉइंट्स है। पहला क्या लिखा है? गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, और फिर क्या लिखा है? गुड्स पेरिशिंग आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि मुझे घोड़ा लेना है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारा कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। मैंने उसको बोला भाई तेरे पास घोड़े हैं? बोला हाँ है, एक बहुत अच्छा सा है, तुम लेके जा सकती हो, ठीक है। अब जिस दिन मैं लेने गई, ठीक है, और बस अपन डील ही कर रहे थे, इतने में उस घोड़े की डेथ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे पेरिशिंग की बात नहीं है, पहले कॉन्ट्रैक्ट समझा रही हूँ। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा क्या? वो बोलेगा दूसरा ले जाओ, पर मेरे को तो वही वाला चाहिए था, तो वो मैं परचेज कर पाऊंगी क्या? नहीं। अब पेरिशिंग वर्ड क्या होता है? खराब हो जाना या डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है। खराब हो जाना या डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है। तो जैसे एप्पल सड़ जाते हैं या सब्जियां सड़ जाती है, इसमें एग्जाम्पल है पेंटिंग का, ठीक है। एक पेंटिंग परचेज करने के लिए बात हो गई थी। अब जैसे ही परचेज करने के लिए बात हो रही थी और उसको बोल रहे थे हम कि डिलीवरी वगैरह कर देना, फिर पेमेंट करा देंगे, तो डिलीवरी होने से पहले ही वो उसमें आग लग गई और वो पेंटिंग क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। तो मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट के पहले अगर ऐसा हो जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट वहां पे खत्म हो जाता है, इसको फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। पल्लू पैराग्राफ पढ़ना, वेना कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। अब टर्म देखो, सबसे पहले क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ, तो स्पेसिफिक गुड्स को मार्क करो सबसे पहले। स्पेसिफिक मतलब मुझे सिर्फ वही पेंटिंग चाहिए थी, अगर वो डिस्ट्रॉय हो गई तो क्या वो बोल सकता है कि दूसरी पेंटिंग ले जाओ? नहीं, क्योंकि मैंने क्या कर दिया था? स्पेसिफाई कर दिया था। तो ये जो गुड्स के टाइप पढ़े ना अपन ने, फ्यूचर, एग्जिस्टिंग और ये सब, उसमें आता है स्पेसिफिक और जेनेरिक। तो एग्जिस्टिंग गुड्स में जब स्पेसिफिक गुड बोल दिया यही वाली पेंटिंग चाहिए, वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो सकता। अब ये जो डिस्ट्रॉय होने वाली चीज थी, एक और चीज इंपॉर्टेंट मार्क करो कि सेलर को पता नहीं था जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था बच्चे, विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर। अगर इससे कोई केस लॉ आता है तो ये टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो केस में आपको बोलेगा स्पेसिफिक गुड्स होना चाहिए, और दूसरा सेलर को पता नहीं है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट पेरिश्ड और बिकम सो डैमेज एज लॉन्गर टू आंसर देयर डिस्क्रिप्शन। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उसको पता नहीं था पीछे पेंटिंग जल रही है, ऐसे समझो, ठीक है। तो उसके नॉलेज में नहीं था कि पेंटिंग अभी अवेलेबल नहीं है, तो हमने क्या बोल दिया? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अगर उसको पता है कि पेंटिंग जल चुकी है और फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे सेलर की मिस्टेक आ जाएगी कि उसकी गलती है, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकता। This is based on the rule of mutual mistake of fact essential to contract render the कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। म्यूचुअल मिस्टेक, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको भी नहीं पता वो पेरिश्ड है, और जो बेच रहा है उसको भी नहीं पता, मतलब दोनों ही गुड फेथ में खेल रहे हैं, तो इसको हमने बोल दिया मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और हमने कॉन्ट्रैक्ट को क्या डिक्लेयर करा दिया? वॉइड। अब if the seller was aware of the destruction and still entered in the contract, he is stopped from disputing the contract. Moreover, perishing goods not only includes loss by theft but also where the goods have lost their commercial value. Stopped मतलब स्टे, कंट्रोल। हाँ वो एस्टॉपल वाला है, स्टॉप बोल रहा होगा ना तू, ठीक है। तो उसको हम क्लियरली रोक देंगे कि अब वो इस चीज पे डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था, आप मुझे मेरे पैसे दो, तुमको पता था ना पेंटिंग खराब है, तो तुम आगे फाइट बैक नहीं कर सकते। हम उसको पूरा एस स्टॉप कर देंगे दैट यू कैन नॉट फाइट इन दिस केस, और सामने वाला बंदा ऑटोमेटिकली केस जीत जाएगा, उसको उसका पैसा वापस मिलेगा ही। क्लियर है? अब गुड्स पेरिशिंग आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल। अब क्या हो रहा है? अग्रीमेंट टू सेल, सेल सेल और अग्रीमेंट टू सेल क्या डिफरेंस था? पोजेशन ट्रांसफर कर देते हैं, और अग्रीमेंट टू सेल में सिर्फ एडवांस रिसीव होता है और वो फ्यूचर में आपको मिलेगा। चलो सुरभि, ये वाला पैराग्राफ रीड करना।
अभी देखो, वो फ्लैट वाला एग्जाम्पल समझो कि उसने टॉप मंजिल बुक कर ली थी, बंगले में उसको मजा नहीं आ रहा था, तो उसने क्या कर दिया था, फ्लैट में, फ्लैट बनते हैं ना, बिल्डिंग बनती है, उसमें से टॉप फ्लोर बुक कर लिया था। अब उसने अभी एडवांस 25,000 पे किया हुआ था। जब वो एंटर किया कि अब मुझे घर चाहिए, तब तक उसका घर नहीं बना था, और जो टाइम पीरियड दिया था उसमें घर नहीं बना था। तो यहाँ पे वो घर ना बन के, इनफैक्ट वहां पे बिल्डिंग गिरने की बात आ गई थी। तो अब कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। जो आपने अग्रीमेंट टू सेल किया है उसे हम कैंसिल करेंगे, और जो मेन कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना था उसे हम अवॉइड कर देंगे, क्योंकि वो चीज अब अवेलेबल नहीं है। द प्रोविजन अप्लाइज टू द सेल, वापस मार्क करो किसको होता है, specific goods को. If the sale is unascertained goods, the perishing of the whole quantity of such goods in the possession of the seller will not relieve him the obligation to deliver. अगर ये चीज ऐसी है जो स्पेसिफाइड नहीं है, अनएसर्टेन है, मतलब हम चूज नहीं कर रहे हैं कि कौन से 5 एप्पल चाहिए, हमने बस बोल दिया हमको 5 किलो क्या चाहिए, एप्पल चाहिए, तो अनएसर्टेन है, तो फिर सेलर को वो चीज डिलीवर करनी ही पड़ेगी, उसके हाथ में ये चीज आ जाएगी। इसमें एक एग्जाम्पल लिख लो, आफ्टर, वहां पे बस फायर और पेंटिंग लिख लो, पेरिशिंग वाले में पेंटिंग इन फायर या फायर इन द पेंटिंग या पेंटिंग डिस्ट्रॉयड। इसमें ऐसा है, द सेलर अग्रीज टू सेल द कार बट इट गेट्स डैमेज इन द फ्लड बिफोर द सेल इज कैंसल्ड, इट हैज नो, नॉट एन एनी ऑफ द फॉल्ट, किसी का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि डिलीवर करने से पहले ही वो क्या हो गई थी, फ्लड में हो गई थी। और कार के केस में कैसा होता है, जब हम कार खरीदने जाते हैं फुल पेमेंट करके आते हैं क्या, नहीं, पहले हम एक पेमेंट करके, जिसको हम डाउन पेमेंट या फिर एडवांस पेमेंट बोलते हैं, उसके बाद कार हमारे यहाँ डिलीवरी होती है, या फिर कार जिस दिन लेनी होती है, पर्दा हटाना होता है, केक काटना होता है, साइन करना होता है, उस दिन हम फुल पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो तब तक वो क्या है, अग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि कार ऑर्डर पे आती है। हाँ, देखो, अब क्या कहा है कि द प्रोविजन अप्लाइज टू ओनली स्पेसिफिक गुड्स इफ द सेल इज ऑफ अनएसर्टेन गुड्स, मतलब कि एसर्टेन नहीं है, चूजन गुड्स नहीं है, बस सीधे बोल दिया 500 बैग्स भिजवा दो, कलर कोई बात नहीं, जो है आपके पास भिजवा दो, क्या हमने चूज किया, क्या नहीं किया। द पेरिशिंग ऑफ द होल क्वांटिटी ऑफ सच गुड्स इज इन द पोजेशन ऑफ सेलर, अब वो बैग्स पानी में चले गए, पूरी तरीके से खराब हो गए, उसकी पूरी लेदर निकल आई, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, अब सेलर की, कि उसको फ्रेश बैग्स डिलीवर करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक बैग्स स्पेसिफाइड नहीं थे, अनएसर्टेन थे, इसके लिए फिर सेलर विल नॉट रिलीव, मतलब उसको हम छोड़ नहीं देंगे, हिम ऑफ द ऑब्लिगेशन टू द डिलीवर, मतलब उसका तभी भी ड्यूटी रहेगी कि वो प्रॉपर फेयर वाले बैग्स उसको डिलीवर करे। क्लियर हो गया? प्राइस की डेफिनेशन फटाफट अभी रीड करो और इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। आयुष, बुक्स नहीं आई हैं अभी आपकी, रजिस्ट्रेशन हो गया है? डन। एक एग्जाम्पल दिया हुआ, उसको होमवर्क लिखिए। चलो, मोड्स ऑफ फिक्सिंग प्राइस। प्राइस पढ़ा क्या होता है, एक कंसिडरेशन, जो भी माल आप ले रहे हो उसके बदले में आप प्राइस दे रहे हो। अब ये फिक्स कैसे होती है, ठीक है, आप बताओ मुझे कि सपोज हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं कि आप मैं एक बिल्डिंग बना रही हूँ, ठीक है, आप सब उस बिल्डिंग में एक 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 फ्लैट बुक कर रहे हैं, प्राइस कैसे फिक्स करेंगे हम,
मार्केट रेट के हिसाब से। ठीक है, मैंने एक दुकान खोली हुई है जहां पे मैं कपड़े बेच रही हूँ। ठीक है, तो सुंदर सुंदर शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, टॉप्स हैं, सब कुछ है। तो आप अब इसकी प्राइस कैसे हम डिस्कस करेंगे? क्वालिटी के हिसाब से। और तो क्वालिटी अच्छी है, अब प्राइस कैसे आ गई? डिमांड एंड सप्लाई के उससे, बहुत डिमांड है तो क्या 10,000 का टॉप ले लोगी तुम? बहुत डिमांड है। मैंने मैंने कितने में लाया? मैंने 2 रुपए में एक टॉप लाया है, तो अब 5 रुपए रख दूं? मैं खुद से डिसाइड कर लूं, मुझे तो यार 200%। नहीं, मेरे को मतलब नहीं है कंपटीशन से, मेरे को तो मोनोपोली में खेलना है। फिर अब कहाँ गवर्नमेंट ने टॉप के फिक्स प्राइस दिए हुए हैं? हाँ, एमआरपी मतलब मैक्सिमम जो आपको रखनी हो भाई, मैन्युफैक्चरर्स जो डिसाइड कर लें। गवर्नमेंट ने कहीं पे भी टॉप्स के प्राइस मेंशन नहीं किए, ना ही एमआरपी मेंशन किए। ठीक है ना, कपड़े की कॉस्टिंग है, कपड़ा बन के आया है, मैं तो दिल्ली में सरोजनी से उठा के लेके आई हूँ। 100 100 रुपए की टॉप्स हैं, अब मैं कितने में बेचूं? ठीक है, करेक्ट। नहीं, अपने सब ऐसे नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है यार, सब ले सकते हैं। हम्म आपके खर्चे कितने हैं उस हिसाब से। देखो, सेल में उन्होंने डिफाइन कर दिया, एक सेक्शन 9 और 10 है जिसमें उन्होंने डिफाइन कर दिया कि इन तरीके से आप प्राइस डिसाइड कर लो। ठीक है, मोड्स बता दिए, प्राइस कितनी होनी चाहिए, सबके आंसर सही है कि उस जगह की, उस आर्टिकल की वैल्यू के हिसाब से आप प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि सामने वाला जो बायर है वो भी बेवकूफ नहीं है, वो 10,000 का टॉप ऐसे ही देखने के बाद सरोजनी को नहीं खरीदेगा। तो द पॉइंट इज दैट, और ब्रांड वैल्यू और ये सारी बातें भी करेक्ट हैं कि आपके ब्रांड वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपको क्या रेट पे बेचना है। अब एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच द पार्टीज देमसेल्फ, मतलब आप और मैं किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम डिसाइड कर ले रहे हैं कि मैं आपको एक सेकंड हैंड बीएमडब्ल्यू दे रही हूँ, तो आप, मैं उसको बोल रही हूँ कि भाई मैंने 60 लाख में ली थी, तेरे को मैं 50 लाख में दूंगी। आप बोलोगे नहीं यार 40, तो ना तेरी ना मेरी 45 lakhs। वो जो हमने मिल के डिसाइड की, तो एक कार की वैल्यू हमने क्या डिसाइड कर ली? 45 lakhs। ठीक है, अब तो पार्टीज ने मिलकर डिसाइड किया, उसके बाद मे बी लेफ्ट टू डिटरमाइन बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग विद द पार्टीज। अब जिस भी कोर्स में आप डील कर रहे हो, मतलब मार्केट वैल्यू उस चीज की क्या है, प्रॉपर डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वगैरह, फॉर्मूला वगैरह लगा के हमने एक उस चीज की, आर्टिकल की क्या निकाली? वैल्यू। तो इन नॉर्मल कोर्स ऑफ डीलिंग मार्केट वैल्यू उसकी क्या है, उस हिसाब से बात कर लेते हैं, भैया आप तो बहुत ज्यादा बेच रही हो, मार्केट में तो इतना बेच रहा है, उस हिसाब से डीलिंग हो सकती है। मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन सम वे स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर हम एक रीजनेबल प्राइस जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू निकल सकती है उस पर हमने छोड़ दिया है। ठीक है, सम वे स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, हमने छोड़ दिया है कि यार एक रीजनेबल प्राइस आपस में डिस्कस कर लेते हैं। और लास्ट, मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड बाय थर्ड पार्टी, तो प्रॉपर रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास गए, सारी चीजें उसको दिखाई, कितना कैपिटल है वो दिखाया, एसेट दिखा, और फिर उसकी वैल्यू निकाली। ठीक है, 4 मोड अभी याद करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द पार्टीज, पॉइंट नंबर 2 नॉर्मल कोर्स डीलिंग में आएगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखवा दिया मैंने आपको क्या? मार्केट वैल्यू। उसके बाद मे बी स्टिपुलेटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब रीजनेबल प्राइस। और फिर लास्ट वाला बाय द थर्ड पार्टी यानी रजिस्टर्ड वैल्यूअर, उसमें लिखा है मैंने प्रोफेशनल एक्सपर्ट। अगर आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर टर्म समझते हो तो एक एग्जाम देना होता है, उसके बाद वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनते हैं। ठीक है, तो वो लिख सकते हो। मर्चेंट बैंकर पता है? इसको लेके मेरे को एक आपसे क्वेश्चन है, आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, ठीक है, आपके पास आया है कि यार एक को फाउंडर अग्रीमेंट बना दो। को फाउंडर अग्रीमेंट यानी कि कंपनी में 2 डायरेक्टर्स थे, 2 शेयर होल्डर्स थे, अब एक और हम शेयर होल्डर ला रहे हैं, वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, फलाना फलाना, हम उसको इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं, अब इसका हमें एक अग्रीमेंट बनाना है। शार्क टैंक तो सबने देखा ही होगा। तो शार्क को अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कंपनी में अच्छे परसेंट के लिए, और उसको को फाउंडर वाली जगह देनी है,
तो उसका एक अग्रीमेंट बनाना है, ठीक है। अब तुम कंपनी सेक्रेटरी हो, तुम्हें ड्राफ्टिंग, जब तक तुम प्रोफेशनल पढ़ोगे तुम ड्राफ्टिंग भी सीख जाओगे, ठीक है। अब तुम्हें इसे ड्राफ्ट करना है, अब तुम इसकी प्राइस कैसे डिसाइड करोगे? वैल्यूअर को क्या दोगे? क्या अग्रीमेंट की मैं कितना अच्छा ड्राफ्ट करती हूँ वो? अब भी फ्रेश, बस कल ही रिजल्ट आया है और आज ट्रेनिंग वेनिंग हो गई तुम्हारी और आज तुम्हारे पास ये काम आ गया, एकदम फ्रेश पर्सन हो आप। क्या रीजनेबल प्राइस हो सकती है ड्राफ्ट ऑफ अग्रीमेंट की? मार्केट में एक्सपीरियंस, अगर मैं बैठी हूँ आपके सामने तो मैं वही चीज 30,000 में बेच रही हूँ, आप 30,000 में बेचोगे? डिपेंड ऑन द कंपनी। फ्रेश न्यूली स्टार्ट कंपनी है, स्टार्टअप है, 1 लाख का कैपिटल डिपॉजिट है, एक इन्वेस्टमेंट आ रहा है अराउंड 25 लाख का। इतना ही देते हैं ना वो लोग, उस पे इक्विटी ले रहे हैं। अब बताओ 10,000 किस बेस पर? 10,000 वेदांत ले सकते हो, पर मैं बेस पूछ रही हूँ। और सीनियर से कंसल्ट करके कि भैया आप कितना ले रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, वहीं किसी एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास चले जाएंगे हम, एक तो उनका अपॉइंटमेंट 3 डेज के बाद मिलेगा, और फीस शायद जो एक जगह 500 लग रही हो वहां पे 1,000 लग सकती है, 800 लग सकती है। उनके प्राइस धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है, जो एकदम सिर्फ चेक करने के लिए। तो जब हम सर्विस देते हैं ना, तो ये चीज आ जाती है, पहला पॉइंट जो लिखा है, एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय पार्टीज देमसेल्फ। वो जब आपको ये सारी डिटेल्स देंगे तो आपके मार्केट रेट आपको आइडिया होगा कि एक अग्रीमेंट कितने में बनता है। मैं आपको बता दे रही हूँ, लाख रुपए में भी बनता है, ठीक है, 75,000 में भी बनता है, 2.5 लाख के भी अग्रीमेंट्स बनते हैं। होता वही है, एग्जैक्ट वही चीज है। लेकिन कोई एक्सपीरियंस पर्सन के पास बनाने जाओगे जो शायद एक आध टर्म ऐसे ऐसे इधर उधर घुमा के आपके लिए डालेगा, तो 2.5 लाख के भी अग्रीमेंट्स बनते हैं। तो ये डिपेंड करता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, सामने वाले की कैपेसिटी, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स, और वर्ड ऑफ माउथ से वो सुन के आया है तो कहाँ से सुन के आया है कि इन्हीं से अग्रीमेंट बनाना है। हर एस्पेक्ट को डिस्कस करने के बाद आप एक फी कोट करते हो कि मैं इतने में बना के दूंगा। फिर वो अगर उसको कम ज्यादा करना है, मतलब उसको डिस्काउंट चाहिए वगैरह, फिर डिस्काउंट आता है, ठीक है। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ डीलिंग भी आ गया कि हमने मार्केट से भी पता कर लिया, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज ने फिक्स भी कर लिया। इसमें वैल्यूअर और मार्केट वैल्यूअर किसी की भी कोई जरूरत नहीं होती है सर्विस में कॉस्ट निकालने की, ठीक है। Where the contract said the price to be fixed by a third party and such third party fails to do so, the contract is void। मतलब अगर रजिस्टर वैल्यूअर ने वैल्यू नहीं निकाली तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? void हो जाएगा। But if the buyer has already taken the benefit of the goods, he may pay reasonable price for them. If the third party failure to fix the price is due to fault of the seller or the buyer, the party is liable for the action or damages। इस लाइन का मतलब क्या है? If the third party ने क्या कर दिया? नहीं किया, प्राइस नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि सेलर ने कोऑपरेट नहीं किया, सेलर ने चीजें क्लियरली उसको नहीं बताई, या बायर ने कोऑपरेट नहीं किया, देन द पार्टी इज लाइबल की नो एक्शन फॉर एन एक्शन फॉर डैमेजेस। फिर जिसके साथ फॉल्ट हो रहा है तो अदर पार्टी विल बी द, मतलब विल बी लाइबल फॉर द डैमेजेस। एग्जाम्पल, मार्केट वैल्यूअर के पास गए, ठीक है, कि मेरी कंपनी में मैंने एक ऐप बनाई हुई है, ठीक है, क्या बनाई है? एक ऐप बनाई है। मार्केट वैल्यूअर के पास गए, रजिस्टर वैल्यूअर के पास, कि इस ऐप की वैल्यू निकालो तो कंपनी की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है, स्ट्रेट, कंपनी के पास यही एसेट है। अब वो ऐप की वैल्यू निकालने के लिए रजिस्टर वैल्यूअर आपसे 10 क्वेश्चंस पूछेगा। कहाँ से ऐप ली, कितना पैसा लगाया, अभी स्टेटस क्या है, कितना एक्सपेक्ट करो, प्रोजेक्शन समझते हो 3 साल में कितना कमाओगे, वो सब डेटा आपसे लेगा। आप दे ही नहीं रहे, आप बता ही नहीं रहे और बोल रहे हो ये ऐप कंपनी से बेचनी है तो वैल्यू निकालो, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि यहाँ पे जो सेलर है जिसको ऐप बेचनी है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, बायर गुस्सा हो जाएगा कि यार तुम देने। तो ये जो बायर का लॉस ऑफ टाइम हुआ है, इतना सारा वेस्ट ऑफ टाइम किया है उसने, इसमें लाइबल कौन होगा? सेलर, करेक्ट, क्लियर है। When nothing is said by the parties regarding the price, the buyer must pay a reasonable price। स्टार मार्क करिए। What is reasonable price is question, depend on the circumstance of each particular case. Generally, the market price would be the reasonable price.
एक बेकरी शॉप में बोला 500 केक चाहिए, ठीक है। अब वो बनाते तो है एक केक, तो 500 केक के रेट नहीं बता पा रहे थे, नहीं बता पा रहे थे कितने में बनेगा, क्योंकि एक तो एक केक बनाने के लिए टाइम और 500 बनाने के लिए टाइम प्लस लेबर भी तो लगेगी ना, तो वो नहीं बता पा रहे थे। तो वेर नथिंग हैज बीन स्पेसिफाइड, फिर उस चीज को मार्केट वैल्यू से डिस्कस करके एक रीजनेबल प्राइस पे आया जाएगा और फिर 500 केक्स की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अब टॉपिक है कंडीशंस एंड वारंटीज। चलो, कंडीशन क्या होती है और चलो वारंटी और गारंटी क्या होती है, तुम लोग बताना पहले। वारंटी और गारंटी, आयुष, गारंटी नहीं पता क्या होती है? क्या होती है गारंटी? गारंटी नहीं होती। डिफरेंस क्या है वारंटी और गारंटी? मोबाइल लिया है तो बात करते होगे ना दुकानदार से, भाई ये गारंटी है ना भैया, तो क्या बोला भैया ने, है कि नहीं है? तो गारंटी मतलब, तुमने क्या मतलब लिया गारंटी का? गारंटी में, और अगर बोलता है ले जाओ ये वारंटी है इसकी, और कार्ड दे देगा, वारंटी कार्ड दे देगा, तो वो तो गारंटी में भी तू यही बोल रहा है। अच्छा, वाओ, मुझे भी चाहिए ऐसी गारंटी यार, लाइफ टाइम गारंटी। अरे 100 में तो सब याद है यार। गारंटी में चीज, आपको न्यू चीज मिलेगी। अगर आपको कोई गारंटी दे रहा है कि ये वॉशिंग मशीन ले जाओ गारंटी खराब नहीं होगी, और पेपर में ऑब्वियसली, जबान से तो आप कोई भी शॉप चले जाओ गारंटी है गारंटी, हर दुकान का लड़का बोलेगा। द पॉइंट इज कि अगर आपको गारंटी कार्ड मिला हुआ है, मतलब वो वॉशिंग मशीन चेंज होके आपको मिलेगी, ठीक है। और अगर आपको वारंटी कार्ड मिला है फॉर 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, तो फिर आपको रिपेयर होके मिलेगा। तो याद रखना, अगर गारंटी बोला तो ये पूछ लेना सामने वाले से कि गारंटी मतलब एक्सचेंज होके मिलेगा और वारंटी मतलब रिपेयर होके मिलेगा, ठीक है। अब हम दो टर्म्स पढ़ रहे हैं, एक पढ़ रहे हैं हम कंडीशन और एक पढ़ रहे हैं हम वारंटी। अब आप बताओ, वारंटी मतलब चीज, कोई भी चीज रिपेयर होके मिलेगी, और कंडीशन यानी कि हमने अगर कोई कोई चीज हम हाँ परफेक्ट शर्त लगाए, या कुछ एक टर्म बोलते हैं उसको हिंदी में, हमने अगर कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो उसमें हमने एक कंडीशन लगा दी है। जैसे वो बोल रहा था लैपटॉप चाहिए, और कंडीशन क्या लगा दे रहा था, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग उसमें होनी ही चाहिए, वो चीज स्पेसिफाई कर रहा था और कहीं ना कहीं वो उसकी कंडीशन थी। या कलर, कलर को लेके हमने क्या लगा दिए, कंडीशन लगा दी है। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंडीशन क्लाइंट या कस्टमर स्पेसिफाई करता है कि भैया ऐसी ही केटली चाहिए जिसमें पानी गर्म हो, ये क्या हो गई हमारी कंडीशन, ठीक है। और वारंटी मतलब हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये तो तुम करके दोगे ही, जो इम्प्लाइड वारंटीज होती हैं, ठीक है। कंडीशन का एग्जाम्पल देखो, इफ अ ऑर्डर ब्रांड न्यू, मतलब एक ऑर्डर प्लेस किया उसने कि मुझे ब्रांड न्यू आईफोन 15 चाहिए, क्या स्पेसिफाई कर दिया, आईफोन 15। आईफोन 12 आ गया अगर तो पुराना सा, तो आपने कंडीशन का क्या किया है, ब्रीच किया है, कंडीशन को क्या किया है, ब्रोक कर दिया है क्लियरली, ठीक है। वारंटी में, इफ ए बाइज अ वॉशिंग मशीन फॉर 2 इयर्स का वारंटी, बट द वारंटी कार्ड इज मिसिंग, मतलब उसने उसको मुंह से बोला था वारंटी कार्ड है ये वो वगैरह वगैरह वारंटी, पर कार्ड उसने एक्चुअली में नहीं दिया। ही कीप्स द मशीन बट क्लेम्स द कॉम्पनसेशन, क्योंकि वारंटी उसने क्या कर दी है, ब्रोक कर दी, सिर्फ जुबान से दी थी, एक्चुअल में कोई कार्ड नहीं दिया था। तो वारंटी हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं और कंडीशंस हम खुद प्लेस करते हैं। सौम्य, यहां से स्टार्ट करना, द पार्टीज लिबर्टी। रिलायंस ऑफ विच द बायर मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट, रुक जा, ये जो बोल रहे हैं ना, स्टेटमेंट मेड टू अमाउंट, स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन यानी कंडीशन, ठीक है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और अ मोर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट। कई बार हम चीज स्पेसिफाई कर देते हैं, सिर्फ एक्सप्रेस कर देते हैं ऐसा होना चाहिए, पर वो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। और स्टिपुलेशन यानी हम कंडीशन स्पेसिफिकली लिख देते हैं कि ये कंडीशन तो फुलफिल करनी ही है। इफ इट इज अ स्टेटमेंट बाय द सेलर ऑन द रिलायंस ऑफ विच द बायर मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर सेलर ने ये स्टेटमेंट पास कर दिया कि पक्का वारंटी है, ये किसके लिए उसने पास किया है? बायर के लिए। इट विल अमाउंट टू अ स्टिपुलेशन। उसकी हर बात को हम नोट करते हैं ना, भैया आपने कहा था खराब नहीं होगा, ये तो अभी टूट गया, ये सारी चीजों पे हम जाके लड़ते हैं, तो ये उनके साइड से क्या आ गई है, हमको वारंटीज मिल गई हैं, ठीक है। if there is a mere commendation by the seller of his goods, it does not amount to stipulation and does not give the right of action। अब commendation यानी comments। मैं एक शॉप गई थी शूज की, ठीक है, अब वो बहुत फैंसी फैंसी हील्स और फैंसी फैंसी फुटवेयर्स दिखा रहे हैं और फुटवेयर्स के बाद कमेंट कर रहे हैं कि ये पहन लो आपके पैर मुस्कुराएंगे। तो एक्चुअली में मुस्कुराते हैं क्या पैर? कैन वी सी एनी स्माइल? अब ये उनके साइड से कमेंट है, ठीक है, जस्ट टू अट्रैक्ट द बायर, और फिर वो चीज वो ले, ठीक है। जब हम कोई मतलब ऐसे हम जो कोई लेडी के स्टोर गए हैं और हमने आउटफिट्स परचेस किए हैं, वो 10 बार बोल देगा, आप कितने भी गंदे लग रहे हो, 10 बार बोलेंगे कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आप पे तो इतना जच रहा है, इतना जच रहा है, और आप शायद वो सुन के अट्रैक्ट होके ले भी लो इंस्टेड ऑफ योर ओन ओपिनियन। तो ये जो उनके कॉमेंडेशंस हैं, और घर जाके देखा तो सबसे घटिया वही लग रहा था, तो हम वो चीज पे उन पे रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टेटमेंट्स नहीं है, वो जनरल वो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। लेकिन प्रॉपर स्टेटमेंट्स है कि कोई भी खराब हो जाए, कलर निकल जाए तो हमारे पास जरूर आना, तो वो स्टेटमेंट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। क्लियर है? स्टिपुलेशन में भी ईदर अ कंडीशन और अ वारंटी। तो एज पर सेल ऑफ गुड एक्ट, स्टिपुलेशन को वो बोल रहे हैं या तो वो कंडीशन है या तो वो वारंटी है। सेक्शन 12 draws a clear distinction between condition and warranty। तो अब हम दोनों का डिफरेंस समझ लेंगे। Where a stipulation is a condition or only a warranty the matter of substance rather than forms, part or words used। Stipulation may be a condition though called a warranty और वाइस वर्सा। तो कंडीशन भी वारंटी बन सकती है, वारंटी भी कंडीशन बन सकती है, दोनों चीजें आ सकती है। कंडीशन कौन लगाता है? बायर, हम तो बेचोगे नहीं क्या सर्विसेज? कंडीशन कौन लगाता है? बायर। वारंटी कौन देता है? सेलर। ठीक है, तो कंडीशंस आर मोर इंपॉर्टेंट। वहां लिख दो मेजर और ब्रैकेट में लिखो मोर इंपॉर्टेंट। विधान पढ़ना कंडीशन। रिप्यूडिएटेड यानी कैंसिल। जहां ये वर्ड आ रहा है ना रिप्यूडिएटेड, उसका मतलब होता है कैंसिल। कवर द प्राइस, बहुत फास्ट पड़ता है विधान। फुल स्टॉप पे पॉज देना होता है, बस फुल स्टॉप पे पॉज देना होता है। पहले बोल दिया कंडीशन क्या है? मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमने कंडीशन लगा दी ना, तो हमारे मेन। अब हेयर कलर कराने गए, स्ट्रिक्टली बोल दिया बॉन्ड ब्लॉन्ड नहीं चाहिए, वो जो गोल्डन हेयर होता है ना वो नहीं चाहिए। स्ट्रिक्टली क्या लगा दी हमने? कंडीशन लगा दी। तो एनी अदर कलर वुड बी फाइन, बस ये कलर नहीं चाहिए। फिर भी अगर वो कलर आ जाता है तो उसने कंडीशन का क्या किया है? ब्रीच किया। मैंने जो पैसे दिए उसका क्या होगा? रिकवरी, और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, जिसको वो टर्म दे रहे हैं रिप्यूडिएटेड। ठीक है, ही कैन ऑल्सो क्लेम द डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट में जाके केस फाइल भी कर सकते हैं, जज साहब इसने मेरे बाल गोल्डन कर दिए हैं, अब मुझे इसके पैसे चाहिए, तो हम उस डैमेजेस को भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, वारंटीज। खुशी, वारंटी रीड करना। हाँ, एसी बंद कर दूं, फैन ऑफ कर दूं? पता है अपन दोनों चलाते हैं, अपन को कोई एक चीज चलानी चाहिए। नहीं, एसी बंद कर दिए मैंने। वैसे फैन भी कम करूं? देखो बड़ा वहां से हवा आ रही। हाँ, वो हवा क्रॉस करती है। सब्सिडरी प्रॉमिस। रुक जाना, अब क्या कह रहा है? अगर कोई कंडीशन, स्टिपुलेशन यानी कंडीशन है, वारंटी इज कोलैटरल। कोलैटरल यानी जुड़ के आती है, ठीक है, फिर द मेन पर्पस ऑफ द
कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब अगर उसको मैंने बोल दिया था गोल्डन हेयर नहीं करना, ये मेरी कंडीशन थी, सामने वाला अरे आप मैम गारंटी लो ऐसा तो होगा ही नहीं, मैं ऐसा कलर मिलाऊंगी गोल्डन तो आपके बालों में आएगा ही नहीं, तो ये क्या हो गया, सब्सिडरी कंडीशन लग गई है, सब्सिडरी उसके साइड से प्रॉमिस हो गया, मैंने कंडीशन लगाई, उसने भी उस चीज की वारंटी दे दी, तो क्या बन गया ये सब्सिडरी प्रॉमिस, और उसको हमने क्या नाम दे दिया, इट इज अ वारंटी। मतलब अगर गलत हुआ तो वो मुझे रिपेयर करके देगी मेरे बाल। उसके बाद द इफेक्ट अग्रीव पार्टी, जिसके अगेंस्ट हो रहा है। रुक जाना अब। मतलब कि उसने बोल दिया था कि वारंटी है, आपके हेयर खराब नहीं होंगे, लेकिन फिर भी क्या हो गए, खराब हो गए। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती। कॉमन सेंस लगाओ, हेयर कलर कराने गई थी और कलर से बाल जल गए, आधे हो गए हैं, ठीक है, तुम सब इमेजिन कर लो, बाल आधे हो गए, अब क्या बाल वापस आ सकते हैं क्या, उस टाइम तो नहीं आ सकते। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से होगा क्या, जो 5,000 रुपए दिए थे वो 5,000 रुपए वापस लेके जाने पड़ेंगे। तो बोल रहा है कि कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन इसके डैमेजेस क्लेम कर सकते। बच्चों होता है, दिस इज रियलिटी, उनको कितनी भी हंसी आए पर सैलून्स में ऐसा होता है, ठीक है। जल जाते हैं, तुम लोग को नहीं पता, जब आप ऐसा कुछ कराने जाते हो, क्या कह रहा है, एक्सपीरियंस नहीं है ना। तुम लोग जब बियर्ड वगैरह कराने जाते हो, चलो बॉयज का एग्जाम्पल, ट्रिमर ट्रिमर चला दिया तो कट तो पड़ जाता है ना, तो वैसे ही जलना, कट पड़ना, वट एवर हैपन। तो अगर बियर्ड कराने गए और फेस पे कट लग गया और बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट वहां कैंसिल नहीं कर सकते। हम उस कॉन्ट्रैक्ट के दम पे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं कि सर, तुम लोग को क्या वेदांत इमेजिन कर रहे हो तुम लोग, वापस कैसे लगाएगा ना, आप स्किन थोड़ी लगा सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। अब वापस आ जाओ कंडीशन में। कंडीशन को क्या बोल दिया, मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन को क्या बोल दिया, मेन पर्पस, और कंडीशन फुलफिल नहीं की तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ब्रीच, कैंसिल, रेपुडिएट, ठीक है। और चाहे तो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, दोनों चीजें। लेकिन वारंटी में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ क्या, नहीं, लेकिन क्या बोल दिया, डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 11 states that stipulation of at the time of payment are not to be deemed condition, hence not to be the essence of the contract of sale। जब पेमेंट कर रहे थे हम, टेम्पर लगवाने गए फोन में, सबने लगवाया होगा, पेमेंट कर रहे हैं टेम्पर ग्लास की, ठीक है, तब बोल रहा है अरे इतना बढ़िया चलेगा ना, फोन गिराओगे भी ना तो भी नहीं टूटेगा। ये कब बोल रहा है वो, पेमेंट कर रहे हैं जब हम। तो ये सिर्फ कमेंट है, इसकी कोई वारंटी नहीं है। क्लियर है सबको। जब हम कोई मॉल में एक्चुअली में कोई चीज परचेस करने जाते हैं, टीवी लेने गए हैं, एसी लेने गए हैं, तो वो जब डिस्क्राइब करते हैं, ये देखिए ये एसी है, इसमें ये है, फलाना है, पता नहीं कौन कौन से स्पेसिफिकेशन है, और फिर इसमें आपको 3 साल की वारंटी भी है। क्या हमने पेमेंट की थी तब, नहीं, पेमेंट करने से पहले उसने हमको बता दिया, हम अट्रैक्ट भी हुए उस चीज से, और फिर हमने पेमेंट की, तो वो एक स्टिपुलेशन है, वो एक वारंटी है। लेकिन पेमेंट करते टाइम उसने जो भी बकवास की वो सिर्फ क्या है, बकवास है, ठीक है। हाँ, अनलेस सच एन इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, इसको मार्क करो। टाइटन गए हो, टाइटन, टाइटन यहाँ पे जो धर्मेंद्र के सामने है, ठीक है, वहां पे वॉच लेने जाओ ना तो सीधे ऊपर ले जाएंगे, पूरी वॉच वॉच आप पसंद कर लो, ये वो एक मैडम आएगी, पहनवाएगी 10 बार, फिर नीचे लेके आएगी, जब आप पे करोगे तब वो एक्चुअली में आपको कार्ड देते हैं, वारंटी कार्ड आपके डब्बे में, देखिए मैम ये डब्बे में है, और फटाफट पैक कर देते हैं, सब देखने वेखने कुछ नहीं देखते, सब डालते जाते हैं वो लोग, ठीक है। ये इंटेंशन है उनका कि वो आपको वारंटी देते ही हैं, कंपनी की ऑलरेडी पॉलिसी है, वो अज्यूम करते हैं कि आपको पता ही होगा, तो इसको हम कंसिडर करते हैं कि वो जेन्युइन वारंटी है, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट अगर उनके साइड से कुछ भी कमेंट आ रहा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो वारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जेन्युइनली इंटेंशन के साथ उन्होंने आपको कोई वारंटी कार्ड पकड़ाया है तो वो फिर रियल में वारंटी है। Whether any other stipulation at the time of delivery, essence of the contract or not depends on the terms of the contract। डिलीवरी के टाइम पे वो कुछ भी कर रहे हो तो उसको हम कंसिडर नहीं करते। क्लियर है, दो चीजें पढ़ी हमने, कंडीशन और
वारंटी, कंडीशन क्या होती है और वारंटी। अब ये जो नीचे टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन सिंक्स इनटू द लेवल ऑफ द वारंटी। ये हम मंडे को कवर करेंगे जब सब आ जाएंगे, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है, पुराने पूरे टॉपिक्स रीड करके और कंडीशन वारंटी तक नोट्स बन जाने चाहिए सबके, और नोटबुक लेके आना। नहीं, मंडे।